की। क्या है ऑपरेशन लंगड़ा, ये आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में जैसे अपराधी, गुनहगार और जुर्म के आका साफ हो गए, इसमें बड़ी भूमिका ऑपरेशन लंगड़ा की है। देखिए जरा उत्तर प्रदेश के ऑपरेशन लंगड़ा ने कैसे यूपी से क्रिमिनल्स को साफ कर दिया। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य होना चाहिए। किसी व्यापारी का, किसी नागरिक का उत्पीड़न सही नहीं होना चाहिए। योगी ने तोड़ी अपराध की कमर। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या फिर उनका राम नाम सत्य है हो गया है। ऑपरेशन लंगड़ा से अपराधियों का अंत। योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। यूपी के अपराधी योगी से खौफ खाते हैं। योगी ने पिछले 4.5 साल में राज्य से अपराध और अपराधियों दोनों का सफाया कर दिया। सबसे बड़ी कामयाबी ऑपरेशन लंगड़ा से मिली। ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए अपराध का दूसरा नाम बन चुके यूपी से क्राइम का खात्मा हो गया। उत्तर प्रदेश में हर व्यापारी गुंडा टैक्स देता था सपा बसपा की सरकार के समय। आज गुंडा टैक्स उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं लिया जा सकता। ऑपरेशन लंगड़ा से उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुजरिमों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आधिकारिक रूप से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया कि अपराधियों को अपंग या लंगड़ा करने की कोई विशेष रणनीति है। क्राइम के खिलाफ एक बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश की पुलिस चला रही है। तमाम इनकाउंटर्स हुए, तमाम बड़े अपराधी मारे भी गए, गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके आर्थिक साम्राज्य के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन हमारा यह स्पष्ट कहना है कि अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है वो जारी रहेगी। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये ऑपरेशन लंगड़ा है क्या योगी राज में। देखिए जरा, आपको बता दें क्या ये ऑपरेशन लंगड़ा ही है जिसने पूरे अपराध को सफाया कर दिया। उत्तर प्रदेश में कैसे अपराधी इस ऑपरेशन से खौफ खा रहे हैं, सबसे पहले जान लीजिए। योगी सरकार के 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में करीब 8,500 एनकाउंटर हो चुके हैं। जी हां, 8,500 एनकाउंटर हुए। यूपी में औसतन हर दिन 5 मुठभेड़ हो रही है। हर दिन 5 मुठभेड़ होती है, एनकाउंटर होते हैं उत्तर प्रदेश में। बदमाशों के पैरों पर गोली मारी जाती है। जी हां, जो बदमाश है, जो अपराधी है, मुठभेड़ के दौरान उसके पैरों पर यानी कमर से नीचे टारगेट किया जाता है, पैरों पर गोली मारी जाती है और बदमाश घायल होकर गिर जाता है। यही है ऑपरेशन लंगड़ा। 3,302 अपराधियों के पैर में गोली मारी गई है। यानी इसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है आसानी से और अपराधी भाग नहीं पाता। कार्रवाई का नाम ऑपरेशन लंगड़ा है क्योंकि कमर से नीचे फायर किया जाता है, अपराधी को आसानी से पुलिस पकड़ लेती है। आधिकारिक रूप से इसे पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा नहीं कहती है, ऐसा कोई नाम आधिकारिक तौर पर नहीं दिया गया है, लेकिन यही है ऑपरेशन लंगड़ा। आइए, दूर जाने की जरूरत नहीं है, इसकी तस्वीर मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद की तस्वीर देखिए जरा। यह तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, देखिए यह साहिबाबाद की 12 अगस्त की तस्वीरें हैं, जिसे बदमाश को पकड़ा गया, पैर में गोली लगी है, पैर में रुमाल बंधा हुआ है। जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर मैं दिखाऊं, देखिए जरा। साहिबाबाद में जिसको आप देख रहे हैं, ये इनामी बदमाश है, इसके पैर में गोली लगी। ये 12 अगस्त की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, पैर में गोली लगी, ये बता रहा है क्या ये उसी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत इसे कमर से नीचे फायर किया गया। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, बहराइच की तस्वीर आपको दिखाता हूं, उत्तर प्रदेश की एक और तस्वीर देखिए जरा। ये देखिए जरा, पुलिस वाले कंधों पर टांग कर ला रहे हैं, पैर से नीचे गोली लगी थी। फुल स्क्रीन जरा ये तस्वीरें मैं दिखाऊं, इनको भी देखिए जरा। ये भी मुठभेड़ हुई, पुलिस मुठभेड़ में कमर से नीचे फायर किया गया और ये जमीन पर ढेर हो गए और बड़ी आसानी से पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। ये ऑपरेशन लंगड़ा है योगी राज में, जिससे एक एक कर अपराधी या तो यूपी छोड़कर भाग गए हैं या फिर सलाखों के पीछे पहुंच गए। एक और तस्वीर आई अब आपको दिखाते हैं, नोएडा की तस्वीर देखिए। ये देखिए,
ये भी पुलिस के कंधों पर है। क्यों? क्योंकि इनके पैर में गोली लगी है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान फायरिंग हुई और कमर से नीचे पुलिस ने टारगेट किया और पैर चोटिल हुआ और देखिए रो रहे हैं। अगर एम्बियंस सुनवाऊं मैं, अगर सुनवाऊं, पुलिस से मुठभेड़ के बाद इनको अकल ठिकाने आई कि यूपी पुलिस से पंगा ले लिया है तो ये हश्र होना ही था। आइए एक और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुई तस्वीर, सबसे ज्यादा वायरल हुई योगी राज में। नोएडा की एक और तस्वीर दिखाते हैं ऑपरेशन लंगड़ा के तहत। ये देखिए जरा, ये देखिए रो रहे थे, इनके भी पैरों में पट्टियां बंधी हुई है, ये भी उसी ऑपरेशन के तहत। दोनों आप बदमाशों को देखिए, पैर से नीचे इनको गोली लगी है। 4 तस्वीरें मैंने आपको दिखाई जो तस्दीक करती हैं इस ऑपरेशन लंगड़ा की। जरा फुल स्क्रीन में तस्वीरें दिखाएं और सुनवाएं। सर जी मैं दिखाता हूँ सर जी, मैं कभी नहीं आऊंगा सर जी, सर जी छोड़ दो सर जी, सर जी सर जी मैं कभी आज के बाद नोएडा में नहीं आऊंगा सर जी, सर जी सर जी सर जी। ये है यूपी पुलिस के ऑपरेशन की तस्वीर। दोनों के पैर में पट्टी बंधी है, दोनों के पैर में गोली लगी है। ये है ऑपरेशन लंगड़ा। आइए, आपने सुन लिया, ये बदमाश कह रहा है माफ कर दीजिए अब नहीं आऊंगा, नोएडा नहीं आऊंगा कभी, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि पुलिस कुछ इस तरह से स्वागत करेगी। आइए पिछले कुछ दिनों के आंकड़े आपको दिखाता हूं इस ऑपरेशन लंगड़ा के तहत। देखिए जरा, 12 अगस्त को गाजियाबाद से इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ, 12 अगस्त को। 8 अगस्त को बहराइच से डकैती के केस में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। 4 अगस्त को नोएडा से मर्डर केस का आरोपी गिरफ्तार हुआ। 22 जून को बहराइच से रेप आरोपी को पकड़ा गया। और सभी बड़ी महत्वपूर्ण चीज, सभी बदमाशों को एनकाउंटर के बाद पुलिस ने दबोचा। अधिकतर बदमाशों के पैर में गोली लगी थी। यह है ऑपरेशन लंगड़ा जो मैं आपको बता रहा हूं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे अपराधियों का सफाया हो गया। योगी सरकार के 4.5 साल में अपराधी या तो जेल में है या फिर अपराधियों ने सरेंडर कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही अपराधियों को सुधर जाने की चेतावनी दी। योगी राज में कानपुर का बिकरू कांड आपको याद होगा और फिर गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर सुर्खियों में रहा। 8 पुलिस जवान गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने गए थे, जहां बिकरू गांव में हमले में उन्हें मार दिया गया। बाद में हुआ क्या, मध्य प्रदेश में सरेंडर करने के बाद विकास दुबे को उत्तर प्रदेश लाते वक्त रास्ते में गाड़ी पलट गई और विकास दुबे फरार होने की कोशिश कर रहा था। तभी एनकाउंटर में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे की शूटर अमर दुबे को भी पुलिस ने हमीरपुर में मार गिराया था। आपको याद होगा, अमर गैंगस्टर विकास दुबे का करीबी हुआ करता था और विकास दुबे के साथ अमर दुबे का एक वीडियो भी वायरल हुआ करता था। वो वीडियो आपने देखा था कि अमर दुबे की शादी का वो वीडियो था जिसमें विकास दुबे डांस कर रहा था। ये बताता है कि दोनों के बीच कितनी नजदीकी थी। इसके साथ ही अपराधियों के सरेंडर की ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश में कई जगहों से सामने आई, जहां अपराधी हाथ उठाए हैं, पुलिस के सामने पहुंचे सरेंडर करने, आत्मसमर्पण करने की मुझे माफ कर दो, अब गलती नहीं करूंगा। अपराधियों के मन में यूपी पुलिस के खौफ का नतीजा है ये। इसके साथ ही योगी राज में उत्तर प्रदेश में हुए बड़े एनकाउंटर की अगर बात करें तो जनवरी 2020 में मेरठ में 1.5 लाख के इनामी बदमाश चांद मोहम्मद पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया। 2019 में अक्टूबर 2019 में आजमगढ़ में 1.5 लाख का इनामी बदमाश मारा गया। जुलाई 2019 में संभल में 3 अपराधियों को पुलिस ने ढेर कर दिया। वहीं नवंबर 2020 में 3 लाख का इनामी बदमाश मारा गया। योगी राज में एनकाउंटर की बात करें तो सबसे ज्यादा एनकाउंटर मेरठ में हुए। पश्चिमी यूपी के मेरठ में, सोचिए जरा, मेरठ में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2839 एनकाउंटर, जिसमें 5288 अपराधियों ने पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। इसके साथ 61 बदमाश पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। मेरठ के बाद दूसरे नंबर पर अगर कोई शहर यूपी का है तो वो है आगरा। आगरा एनकाउंटर के मामले में दूसरे नंबर पर है। आगरा में 1884 एनकाउंटर के मामले सामने आए हैं। इसमें 4878 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई।
तो 18 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। इसके बाद बरेली में 1173 मुठभेड़ हुई हैं, लेकिन कानपुर में सबसे ज्यादा पुलिस जवान एनकाउंटर में शहीद हुए। यानी योगी के ये जवान, ये सिपा सालार भी अपनी शहादत देते हैं, आप और हम सुरक्षित रहें, महफूज रहें, उत्तर प्रदेश में बेखौफ होकर सड़क पर निकल सके इसके लिए। लेकिन सियासतदानों को यह बात खटक रही है कि कैसे उत्तर प्रदेश में आखिर अपराधी साफ हो गए, कैसे उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल भाग खड़े हुए। सियासतदान इसीलिए योगी को इस पर टारगेट करते हैं और निशाना साधते हैं। देखिए रिपोर्ट। खास तौर से उत्तर प्रदेश में ऐसा राज्य है, मैं आज सुबह आ रहा था, मुझे पता चला 15वां मुकदमा लिख दिया मेरे ऊपर। गैंगस्टर बना रहे हैं सर, मुझे गैंगस्टर बना रहे हैं। बिल पर योगी जी से कहिए बिल पर बोलिए। इनकाउंटर कर दे, मेरा इनकाउंटर कर दे। 15 मुकदमे लिख दिए सर, 15 मुकदमे। मेरा जुर्म क्या है, अपराध क्या है? योगी राज की पहचान है क्राइम का पूरी तरह खात्मा। विरोधी यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर योगी पर हमला भी करते हैं, लेकिन इससे योगी और योगी की पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी का लक्ष्य यूपी से अपराध को जड़ से खत्म करना और प्रदेश के लोगों को भय मुक्त माहौल देना। अपराधियों के चाहे जितने एनकाउंटर हुए हों, लेकिन ये सच है कि अपराध कम नहीं हुआ है। अपराधियों का वर्गीकरण कभी दल से जोड़ के देखा जाता है, कभी जाति से जोड़ के देखा जाता है, कभी किसी मजहब से जोड़ के देखा जाता है। विपक्ष के सामने चुनौती यह है कि जिस उत्तर प्रदेश में कभी अपराध की तूती बोलती थी, आखिर एक योगी, एक महंत ने उस पर काबू कैसे पा लिया। ये बात कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहुबली राजा भैया भी स्वीकार करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में अच्छी चमक धमक रखने वाले प्रतापगढ़ जिले के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी मानते हैं कि योगी के गढ़ में अपराधियों पर चाबुक चला है। सरकार में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी सुनियोजित अपराध जो होता है वो लगभग समाप्त के बराबर है उत्तर प्रदेश में। मुख्य बात ये होती है कि अपराध हो गया, उसके बाद प्रशासन की तरफ से संदेश किया गया। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की, प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की, तो वो स्थिति संतोषजनक है। हम ये मानते हैं कि अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं यूपी में अपराधियों की, अपराध की पूरी कुंडली। जो बात राजा भैया कह रहे थे, योगी राज में 4.5 साल में करीब 8,500 एनकाउंटर के मामले सामने आए। 8,500 एनकाउंटर सिर्फ 4.5 साल। देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें 146 अपराधी ढेर कर दिए गए, मार गिराए गए हैं 146 अपराधी। 18,225 अपराधी अरेस्ट हुए, गिरफ्तारी हुई है 18,000 से ज्यादा लोगों की। 123 पुलिस जवान भी, योगी की अपनी पुलिस 13 जवान भी योगी के शहीद हुए। इसके अलावा 1,157 पुलिस वाले इस मामले में घायल हुए मुठभेड़ के दौरान। कुख्यात माफियाओं पर भी योगी का एक्शन हुआ है। लगभग 15 अरब 74 करोड़ की संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। यह योगी का हथौड़ा यूपी में चला है। यही वजह है कि यूपी की शक्लो सूरत बदली है। लेकिन सिर्फ ये छुटभइये अपराधी नहीं, बड़े बड़े माफियाओं पर भी हंटर चला है, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद हो, सुंदर भाटी हो। इस तरह की लंबी फहरिस्त है, किसी का नाम उठाकर देख लीजिए। ये सब सलाखों के पीछे है या अपराध छोड़ चुके हैं। उसके पीछे वजह क्या है? इनके जितने गैर कानूनी मामले थे वो सब बंद कर दिए गए। योगी ने इनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया है। तस्वीरें ये पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं। योगी ने इनकी संपत्तियों को जेसीबी लगाकर गिरवा दिया जो गैर कानूनी था। लेकिन योगी ही नहीं, अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय भी इन माफियाओं की संपत्ति पर हंटर चलाने वाला है। देखिए कैसे उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। बाहुबली मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ये रडार पर आ गए। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, उत्तर प्रदेश पुलिस की शिकायत के बाद ईडी ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय बांदा जेल में मुख्तार से पूछताछ करने वाली है, तो अतीक से साबरमती जेल में ईडी की टीम सवाल जवाब करेगी और दोनों की संपत्ति की जांच चल रही।
ईडी दोनों की संपत्ति जब्त कर सकती है। मुख्तार गैंग की अब तक आपको बताएं 225 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है मुख्तार गैंग की, जबकि अतीक गैंग की 350 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। और यह कार्रवाई लगातार जारी है, यानी लगातार यह एक्शन जारी है और यही वजह है कि यूपी में अपराध का खात्मा हो सका है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है और वो खबर है तालिबान की। तालिबान लगातार पैर पसार रहा है अफगानिस्तान में। क्या यही वजह है कि तालिबान से डर गए हैं अमेरिका और ब्रिटेन? सोचिए 20 साल तक अमेरिका तालिबान को कुचलता रहा, अफगानिस्तान में रहा, और आज अमेरिका को, दुनिया के सबसे ताकतवर देश को और ब्रिटेन को गुहार लगानी पड़ रही है, मदद मांगनी पड़ रही है तालिबान से। आखिर क्यों तालिबान से मदद मांग रहे हैं अमेरिका और ब्रिटेन? देखिए रिपोर्ट। क्रूर तालिबान के खौफ में अमेरिका और ब्रिटेन। दूतावास कर्मचारियों की वापसी के लिए फौज भेजेंगे। अमेरिका ने तालिबान से दूतावास पर हमला न करने की गुजारिश की। तालिबान के तांडव और खौफ के आगे दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी डर गया है। 20 साल तक तालिबान से मोर्चा संभालने वाला अमेरिका भी तालिबान के सामने जान बख्शने की गुहार लगा रहा है और ब्रिटेन को भी डर सताने लगा है कि कहीं तालिबान अफगानिस्तान में उसके दूतावास पर हमला न बोल दे। यही वजह है दोनों शक्तिशाली देश अपने दूतावास के कर्मचारियों को जल्द से जल्द अफगानिस्तान से निकालना चाहते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका क्या गुहार लगा रहा है तालिबान के आगे। देखिए जरा, आइए अब आपको बताते हैं। अमेरिका कह रहा है कि हम अफगानिस्तान से हटेंगे नहीं, लेकिन आपको बताएं कि अमेरिका और ब्रिटेन अपने कर्मचारियों के लिए सेना के जवानों को अफगानिस्तान भेजने वाला है। दरअसल अफगानिस्तान में अमेरिकी दूतावास में 1400 अमेरिकी कर्मचारी मौजूद हैं। अमेरिका सभी कर्मचारियों की सुरक्षित वापसी चाहता है और इसके लिए अमेरिका सैनिकों को अफगानिस्तान भेजेगा, अपने सैनिकों को। अमेरिका से 3000 जवान अफगानिस्तान जाएंगे, जिनकी तैनाती काबुल हवाई अड्डे पर की जाएगी ताकि उसके जो दूतावास में कर्मचारी हैं वो काबुल हवाई अड्डे तक आए और वहां से उड़ान भरकर अमेरिका पहुंच सकें। इसके साथ ही कुवैत में भी 3500 सैनिक अलर्ट पर रहेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। वहीं ब्रिटेन भी अपने 600 जवानों को कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अफगानिस्तान भेजेगा। यही वजह है कि जब तक इनके कर्मचारी वहां मौजूद हैं, ये तालिबान से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे लोगों पर कोई, आप उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं, हम अपने लोगों को वहां से लेकर जाएंगे। अमेरिका दरअसल अब तक एक गलतफहमी में जी रहा था। अमेरिका की गलतफहमी यह थी, ब्रिटेन और अमेरिका अपने अपने कर्मचारियों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि आपको यह बताएं कि अमेरिका के एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका को अब तक लग रहा था कि 90 दिन है, अभी 90 दिन में तालिबान काबुल तक पहुंचेगा, यानी अफगानिस्तान की राजधानी पहुंचने में तालिबानी आतंकियों को 90 दिन लगेंगे। और उससे पहले अमेरिका को यह मुगालता था कि उससे पहले दूतावास के कर्मचारियों को मैं वापस बुला लूंगा, लेकिन उल्टा हो गया। जिस तेजी से तालिबान कब्जा कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, वो अमेरिका पर मानसिक दबाव और ज्यादा बढ़ा रहा है। खबरों में तो यहां तक सामने आया है कि अमेरिकी दूत जालमय खलीलजाद के नेतृत्व में अमेरिका तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है, जिसमें अमेरिकी सदस्यों ने तालिबान के काबुल पर कब्जा कर लेने पर अमेरिकी दूतावास को कोई नुकसान न पहुंचाने की गुहार लगाई। हालांकि आपको बताएं कि अमेरिकी विदेश विभाग का कहना यह है कि अमेरिकी विदेश विभाग क्या कह रहा है, वो कह रहा है हम अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस ले रहे हैं, लेकिन हम यहां से नहीं हट रहे हैं। अमेरिका अफगानिस्तान के साथ मजबूत राजनयिक संबंध बनाए रखेगा, लेकिन फिलहाल हकीकत यह परिस्थिति ऐसी है नहीं। आइए अब आपको बताते हैं और दिखाने जा रहे हैं कि तालिबान दरअसल किस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जिस तेजी के साथ और फुर्ती के साथ आगे बढ़ रहा है वो देखिए जरा। अमेरिका सोच रहा था 90 दिन में आएगा, लेकिन ये सिर्फ कुछ किलोमीटर, लगभग 90 किलोमीटर दूर रह गया। ये देखिए जरा,
लश्करगाह देख रहे हैं आप, जरा नजदीक से दिखाएं अगर राजेश जी, लश्करगाह देख रहे हैं आप, और लश्करगाह से काबुल सिर्फ लगभग 90 किलोमीटर के आसपास की दूरी बची है। यहां कब्जा कर चुका है, लश्करगाह पर कब्जा कर चुका है और ये कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। लश्करगाह से काबुल पहुंच जाएगा तालिबान, इसलिए अब डर सता रहा है दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन को। आइए अब आपको बताएंगे, तो सिर्फ लश्करगाह पहुंचा है, लगभग 8 दिन में 13 राजधानियों पर कब्जा कर चुका है। एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, 8 दिन 13 राजधानी पर कब्जा कर लिया। जरान 6 अगस्त को जरान में कब्जा किया, जो यहां पर मौजूद है सबसे किनारे पर। 7 अगस्त को शबरगान पहुंच गया तालिबान। 8 अगस्त को कुंदुज पर कब्जा कर लिया, जो तजाकिस्तान की सीमा पर है। 8 अगस्त को ही सरेपोल तक पहुंच गया तालिबान। 8 अगस्त को इधर तलोकान पर कब्जा कर लिया। देखिए कैसे आगे बढ़ रहा है। 9 अगस्त को ऐबक पर कब्जा कर लिया, अफगानिस्तान के एक और प्रांत पर। 10 अगस्त को फराह पहुंच गया है। 10 अगस्त को पुले खुमरी पर भी कब्जा कर चुका है। 11 अगस्त को फैजाबाद तक पहुंच गया है और 12 अगस्त गजनी तक पहुंच गया है ये। और 12 अगस्त सबसे बड़ी चीज, कंधार पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। ये कंधार आपको बताएं, जो राजधानी हुआ करता था तालिबान के दौर में, ये कंधार है। 13 अगस्त को मैं बताऊं पुले आलम पहुंच गया और 13 अगस्त को हेरात तक कब्जा कर लिया है। 8 दिन में 13 राजधानियों को पर कब्जा कर लिया है। अब सिर्फ काबुल से कुछ घंटों की दूरी रह गई है। यही वजह है कि अमेरिका को अब डर सता रहा है। आइए अब आपको बताता हूं मैं, और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। उससे पहले आपको बताऊं कि तालिबान जिस तरह से कब्जा कर रहा है, ये तालिबान चाहता क्या है, तालिबान क्या चाहता है वो आपको बताता हूं। काबुल से तालिबान सिर्फ 90 किलोमीटर दूरी पर बचा है और तालिबान का दावा यह है जल्द ही वो पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा। लेकिन आपको बताएं, अगर तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या होगी दुनिया भर के देशों से समर्थन की। तालिबान की मंशा यह है कि अफगानिस्तान में कब्जे के साथ दुनिया भर के देश उसे बतौर अफगानिस्तान में शासन की मान्यता दें, और इसके लिए उसकी नजर सबसे ज्यादा चीन, अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देशों पर है। और वो चाहता है इन देशों से उसे आर्थिक मदद मिले, जिससे वो खुद को स्थापित कर सके, शासन कर सके अफगानिस्तान में के अंदर, और इस तरह से तानाशाही शासन चला सके। लेकिन सवाल यह है कि तालिबान तो मान्यता चाहता है, लेकिन कौन देगा मान्यता? तस्वीर देखिए जरा, मान्यता कौन दे सकता है वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि तालिबान चाइना से मिला, वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, लेकिन ये देखिए जरा, कंधार तक पहुंचा है। ये चीन तालिबान मिले आपस में, ये वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। चीन और तालिबान की मुलाकात हुई, यही मान्यता देगा। सवाल यही है, क्या चीन मान्यता देगा? क्योंकि तालिबान को यही चाहिए। तो आपको बताएं आखिर चीन क्या कर सकता है। जो मैं आपको ग्राफिक्स दिखाने जा रहा हूं, फ्लोर देखिए जरा, चीन मान्यता देगा। चीन कह रहा है, तालिबान दरअसल चीन से चाहता है कि उसको कंसीडर करे, रिकॉग्नाइज करे, ये मान्यता दे, इसको जल्दी से मूव करेंगे। तालिबान समर्थन से चीन का फायदा होगा, यानी चीन की मंशा सुपर पावर बनने की है, और सुपर पावर बनने के लिए चीन को क्या करना है, इसे मूव करेंगे जल्दी से। चीन की नजर अफगान खदानों पर है, यानी चीन की इस वक्त नजर सिर्फ है अपने पैसों किस तरह से कमाई कर सके अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में सोना, तांबा समेत कई धातु मौजूद है। तालिबान से चीन को आर्थिक लाभ होगा और उइगर खतरे से तालिबान को बचाएगा, यानी उइगर मुसलमान जो चीन के अंदर हैं, उनसे उन्हें डर है कि इन पर बहुत शोषण, बहुत अत्याचार कर लिए, ये अगर तालिबान के साथ मिल गए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, यानी चीन का जीना मुश्किल हो जाएगा। आइए अब आपको बताता हूं, लेकिन अमेरिका, चीन ने तो मान्यता दे दी क्योंकि चीन को अभी पैसा नजर आ रहा है, चीन को नजर आ रहा है फायदा, लेकिन अमेरिका का रुख क्या है? क्या अमेरिका मान्यता देगा? बड़ा सवाल यही है। तो चीन चाहता है कि तालिबान को दुनिया भर के देशों से मान्यता मिल जाए, लेकिन अमेरिका क्या चाहता है? आपको बताते हैं कि अमेरिका तालिबान के शासन के हमेशा खिलाफ रहा है। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने कहा कि अगर तालिबान चाहता है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले तो उसे हिंसा को रोकना होगा। तालिबान को यही ऊर्जा, यही ताकत, यही हिंसा
छोड़कर शांति स्थापित करनी होगी और शांति में ऊर्जा लगानी होगी, जैसा कि वो सैन्य अभियान में लगा रहा है। हम कड़ाई से अनुरोध करते हैं कि तालिबान ऐसा करे कि शांति स्थापित करे अफगानिस्तान के अंदर, तभी मान्यता संभव है। आइए अब आपको बताता हूं कि तालिबान की बात तो कर ली, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि आखिर तालिबान है क्या। अफगानिस्तान में तो बहुत से लोग रहते हैं, बहुत सी जातियां रहती हैं, तालिबान क्या भला है? आइए आपको बताते हैं तालिबान क्या है। जिस तालिबान ने इतनी दहशत फैला रखी है उसके बारे में बताते हैं आपको। दरअसल पश्तून में तालिबान का मतलब होता है छात्र, यानी स्टूडेंट। पश्तून में इसका मतलब है छात्र, वो छात्र जो कट्टरपंथी विचारधारा पर यकीन करता हो। दरअसल 1994 में मुल्ला उमर ने तालिबान को बनाया 1994 में। उस दौरान संगठन में सिर्फ 50 समर्थक शामिल थे। उसके बाद धीरे धीरे तालिबान अफगानिस्तान में फैलता चला गया और सितंबर 1995 में हेरात पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। इसके बाद 1996 में तालिबान ने कंधार पर कब्जा कर लिया और फिर उसके बाद में काबुल पर भी कब्जा कर लिया। 1998 तक 90% अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। शुरुआत में जब तालिबान सत्ता में आया तो लोगों ने तालिबान को समर्थन किया, लेकिन फिर जब अफगानिस्तान में तालिबान की हैवानियत शुरू हुई तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और आज तालिबान दरअसल हैवानियत का दूसरा पर्याय बन गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश की सियासत की खबर की और बात राहुल गांधी की। ट्विटर का एक्शन हुआ तो खतरे में राहुल का लोकतंत्र आ गया। सोचिए, राहुल गांधी हर कुछ दिन में बाहर आते हैं और कहते हैं देश का लोकतंत्र खतरे में, सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी के ट्विटर पर सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्शन हुआ तो राहुल गांधी सामने आकर बोलने लगे कि देश में संविधान खतरे में है, देश में डेमोक्रेसी डेंजर है। जरा देखिए ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताएंगे राहुल ने क्या कहा। खतरे में राहुल गांधी का लोकतंत्र। This is an attack on the democratic structure of the country. अब पक्षपाती हो गया राहुल का ट्विटर। That Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform. गलती अपनी, जिम्मेदार मोदी सरकार। कांग्रेस के युवराज और विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के मटीरियल राहुल गांधी की बचकानी हरकत पर ट्विटर ने कार्रवाई की तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। अब वो पक्षपाती हो गया जो कल तक राहुल के साथ खड़ा था, या यूं कहें जिसके साथ राहुल और उनकी पूरी पार्टी खड़ी थी। Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. The media is controlled. And I thought there was a ray of light where we could put what we thought on Twitter. But obviously that's not the case. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform and it's something that listens to what the government of the day says. आप बाकायदा तस्वीर लेते हैं माता पिता के साथ, आप एक ट्वीट अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, एक फोटो ऑप बनाते हैं, आप पहुंच जाते हैं वहां मौके पर और आप ट्वीट डालते हैं। लेकिन क्या आपको इतना भी इल्म नहीं है कि ये पॉस्को के तहत और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत एक गैर कानूनी चीज है, एक ऑफेंस है, इसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और लिया गया भी। राहुल ने ट्विटर की इस कार्रवाई को अभिव्यक्ति की आजादी के साथ भी जोड़ा। अब राहुल को कौन समझाए कि अभिव्यक्ति की आजादी की अपनी बंदिशें हैं, उसकी अपनी सीमाएं हैं। सियासत चमकाने के लिए देश के कानून का उल्लंघन करना और कार्रवाई होने पर अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ देना बचकानी हरकत के सिवा कुछ नहीं। A company is making its business to define our politics, and as a politician I don't like that. आज आप बात कर रहे हैं लोकतंत्र और आजादी की। ये लोकतंत्र और आजादी उस नाबालिग बच्ची के परिवार की हनन करके, उनकी फोटोएं जारी करके आपने खुद कानून तोड़ा है। राहुल गांधी जी, अपना गिरेबान झांकिए, अपने अपराध को समझिए। राहुल वो दिन भूल गए जब संबित के ट्वीट पर एक्शन हुआ तो राहुल ट्विटर के साथ खड़े थे। ट्विटर ऑफिस पर रेड हुई तो कांग्रेस ने ही हाय तौबा मचाया था और जब ट्विटर से शिकायतों के निपटारे के लिए देश में अधिकारी नियुक्त करने पर सख्ती की गई तो राहुल कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को अभिव्यक्ति पर पहरा दिख रहा था और खुद पर आई
तो लोकतंत्र, संविधान और निष्पक्षता की दुहाई देने लगे। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। राहुल गांधी ने तो बर्बाद कर ही दिया कांग्रेस को। ट्विटर ने यदि राहुल गांधी का अकाउंट बंद किया है तो उसका कारण भी तो जान लो। कोई राहुल गांधी ने जाकर मेडल या पदक अर्जित नहीं किया। अरे राहुल गांधी, आपने संपूर्ण महिला जाति का और महिलाओं का अपमान किया है। तो राहुल गांधी ने दरअसल इस शोर मचाने के बाद इंस्टाग्राम पर कुछ शेयर किया, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा, राहुल गांधी ने ये इंस्टा पर लिखा डिजिटल दादागिरी, और ट्विटर चिड़िया पर दरअसल बंदिशें लगा दी, उसको जकड़ दिया, नहीं चलेगी डिजिटल दादागिरी। और राहुल गांधी पर जो एक्शन हुआ है, राहुल गांधी को लग रहा है वो एक्शन दरअसल कोई और कर रहा है, उनकी अपनी गलतियों की वजह से हुआ, लेकिन उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, ये आपको बताते हैं। अभी तो सिर्फ ट्विटर लॉक हुआ है, अब देखिए क्या क्या और लॉक होगा, ये आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जरा, राहुल की मुश्किलें इसलिए बढ़ेंगी कि फेसबुक अकाउंट भी राहुल का ब्लॉक हो सकता है। अभी तो सिर्फ ट्विटर ने एक्शन लिया है, इंस्टाग्राम पर भी राहुल गांधी की कार्रवाई हो सकती है। एनसीपीसीआर ने एक्शन के लिए बाकायदा चिट्ठी लिखी है, और राहुल ने दरअसल वो फोटो शेयर की थी जो दरअसल नहीं करनी चाहिए थी। नाबालिग पीड़िता के मां बाप की तस्वीर उन्होंने वाहवाही लूटने के लिए कि वही हितैषी हैं, ट्विटर पर डाली, वही इंस्टा पर लगाई, वही फेसबुक पर लगाई, अपनी पीठ थपथपवाने के लिए। लेकिन राहुल ने बचकानी हरकत की, फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी वो तस्वीरें शेयर की, इसीलिए ट्विटर ने एक्शन लिया। रेप पीड़िता के परिवार की तस्वीरें शेयर की थी राहुल गांधी ने, और इसीलिए सोचिए जरा, इसीलिए राहुल गांधी पर एक्शन हो सकता है। न सिर्फ ये, बल्कि राहुल गांधी का इंस्टा और फेसबुक भी लॉक हो सकता है। और फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।